क्वेश्चन नंबर 5। ये दो ब्लॉक दिए हुए हैं इस तरह से बच्चों। कितना केजी है ये? 10 kg। ये कितना है? 15 kg। यहाँ पे म्यू दे रखा है अपन को 0.2 और इसको लिखा है इसने μ1 यहाँ पे कितना है 0.4 और अप्लाइड फोर्स कितना है इस पे नीचे लगाया 90 न्यूटन। ठीक है। ब्लॉकों का त्वरण और कार्यरत घर्षण बल ज्ञात कीजिए। मतलब वापस एक्सीलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना निकालना। पहला काम क्या करेंगे बच्चों? इधर देख लो, ये घर पे जाके दोबारा मन से करना है ना। ठीक है, अभी नहीं करना है। अब कॉमन एक्सीलरेशन अगर अपन देखेंगे यहाँ पे दोनों जगह फ्रिक्शन है, तो अगर मैं 15 kg का फ्री बॉडी बनाता हूँ किसका, तो इस पे मैंने 90 न्यूटन लगा दिया इधर फोर्स है, तो इसकी मोशन का अपोज होगा। यहाँ पे फ्रिक्शन है तो F2 मान लिया नहीं, बोलो इसका भी, ये भी अपोज करेगा इसका नहीं, इसका फ्री बॉडी ये बनेगा नहीं बनेगा? समझ में आ रहा तुम्हें? अब 10 kg का फ्री बॉडी कैसे बनाओगे? इसको केवल कौन चलाएगा? F1 नहीं, इसको केवल कौन चलाएगा? F1। तो नेट फोर्स निकालना है। तो 90 किधर लगा? आगे। ये किधर लगा? पीछे। ये किधर लगा? पीछे। वो किधर लगा? F1 नेट फोर्स कितना आया? 90 माइनस F2 अपॉन M1 प्लस M 25। नहीं ओके। अब दूसरा काम क्या करते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन FL1 कितना होएगा बताओ? μ1 इंटू 10 इंटू G कितना आ गया? 40। FL2 निकाल लें 0.2 इंटू 25G कितना आ गया? ये 50। मैक्सिमम है, ये लिमिटिंग है, मैक्सिमम है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस 50 अपॉन 25 तो कितना हो गया? 40/25 8/5 शाबाश मीटर पर सेकंड। ये कॉमन एक्सीलरेशन आ गया। अब क्या निकालते हैं अपन? रिक्वायर्ड फ्रिक्शन। क्या निकालते हैं? तो इससे निकाल लें F1। तो F1 इक्वल टू चौथा स्टेप 10 इंटू AC। AC का मतलब कितना आया? 16 न्यूटन। नहीं, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना आया? 16। और F2 भी निकाल लें तो 90 माइनस F1 माइनस F2 इक्वल टू 15 इंटू कॉमन एक्सीलरेशन लेते ना, इसमें कितना आया? 8/5। तो कितना आ गया ये? 90। ये रिक्वायर्ड F1 कितना है? 16। रिक्वायर्ड F2 आ जाएगा यहाँ से 5 24 और 16 और 24 कितना होता है? 50 सॉरी 40। F2 50 90 माइनस 40 40। हाँ ठीक है। रिक्वायर्ड निकाल रहे ना, रिक्वायर्ड निकालने का तरीका अलग है भाई। अब इससे आइडिया लगा ले, लिमिटिंग 50 है और रिक्वायर्ड भी 50 है। F2 चलेगा क्या? वो ज़्यादा कम भाई नहीं बराबर है? कहना नहीं जाएगा, जाने वाला होगा, जाएगा नहीं। कौन जाएगा? केवल F1 कितना है? 16 और लिमिटिंग वो कितना है? 40। लिमिटिंग बड़ा, कौन बड़ा?
तो कैसे चलेंगे दोनों साथ साथ, कॉमन एक्सीलरेशन। और रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, कितना आएगा, ये 16 और 50, बस ये फ्रिक्शन आ जाएगा। कॉमन एक्सीलरेशन से चल रहे ना, समझ में आ गया वो तुम्हें है? ये लिख लो, ये 5 सवाल करने हैं बस। अब आप कैसे करने हैं, 5। और फ्रिक्शन पे 8-10 सवाल और करा रहा हूँ। ये बाउल दे रखा है बच्चों से, इसकी रेडियस दे रखी है R। कितनी रेडियस है इसकी, R। यदि कीड़े और प्याले के बीच घर्षण गुणांक म्यू है, कीड़ा मतलब मॉस्किटो और बाउल के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया हुआ है, म्यू, तो वह अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करो जहां तक कीड़ा ऊपर चढ़ सकता है। एक कीड़ा है यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे है ना, नवाब बैठा है यहाँ, है ना, क्या, हाँ, पीली चौक लाल चौक ले लेते हैं। सवाल क्या है बच्चों, वो कह रहा है कि जो ये बाउल है और कीड़ा है ना, इन दो जो कांटेक्ट में सरफेस है, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। तो ये पूछना चाह रहा है कि वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक चढ़ सकता है। ठीक है, तो हमने माना ये R रेडियस है, तो ये भी R ही है ना, यहाँ से यहाँ तक हमने माना वो यहाँ तक चढ़ सकता है, और ये अपन ने इससे ले लिया H हाइट, मान लिया हमने कि यहाँ तक ये चढ़ सकता है। ठीक है, अपन को तो फ्रिक्शन का कोई सा भी सवाल हो, सारे फोर्स दिखा सकते हैं, सारे फोर्स दिखाना है बस। मान लिया कीड़ा यहां तक चढ़ सकता है, ओके, तो एक एक फोर्स दिखाएं। कीड़े का वेट तो नीचे ही लगेगा, नीचे लगा दिया ये, कोई दिक्कत है इसमें? अब ये कीड़ा बाउल के कांटेक्ट में है, तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी नहीं लगेगी, पक्का? तो नॉर्मल रिएक्शन किधर लगती है, परपेंडिकुलर टू सरफेस। और जैसे ही बच्चों ये चूंकि एक पार्ट ऑफ सर्कल है ये, है ना, तो यहाँ पे हमेशा जब भी नॉर्मल खींचोगे वो हमेशा सेंटर से निकलेगी। वो कहाँ से निकलती है, वो सेंटर। दिस इज कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर, सर्कल का कंसेप्ट है। अगर हम नॉर्मल खींचते हैं तो वो कहाँ से निकलती है, सेंटर्स हमेशा। ठीक है, हाँ, मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन लग गई और वेट लग गया, नॉर्मल रिएक्शन लग गई। अब क्या बचा, फ्रिक्शन। तो ये कह रहा है कि कीड़ा कितना चढ़ सकता है, नहीं मतलब स्लिप होने के चांसेस है। चढ़ता जा रहा है ऊपर, नहीं तो स्लिप होने का चांसेस किधर है, स्लिप हवा में ऊपर स्लिप होएगा कि नीचे होएगा ना, तो फोर्स ऑफ मतलब जाने की टेंडेंसी किधर है, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या दिखाओगे, टेंजेंशियली दिखा। नहीं बात समझ। और कोई फोर्स, और तो कुछ लगेगा नहीं। नॉर्मल रिएक्शन लगा दी, वेट लगा दिया, जहाँ कांटेक्ट था, जहाँ पे संपर्क में दो चीज़ें होती है, कांटेक्ट में होती है तो नॉर्मल रिएक्शन लगती है। वेट तो हमेशा है ही, है ना। अब इसके ये कीड़ा स्लिप होकर नीचे आएगा, नहीं जा ऊपर रहा है, लेकिन हमेशा खतरा किसका है, नीचे जाने का। चलाई फ्रिक्शन रहा है उसको, चलाई कौन रहा है एक तरह से, और कौन चला रहा है उसको, फ्रिक्शन ही चला रहा है। तो फ्रिक्शन जवाब दे दिया, वेट ज़्यादा हो गया, वेट का कंपोनेंट ज़्यादा हो गया, नीचे आ जाएगा। लेकिन अपन को ये निकालना है कि कितना चढ़ सकता है, मतलब हालात ऐसे निकालने हैं कि न अभी न नीचे न ऊपर,
खड़े हुए हैं। ठीक है, देखो मेरी बात समझो कि उसको गरीब को जो है ना, जैसे रेंग रहा था ना ऊपर, तो वेट तो उसको कह रहा है नीचे नीचे, फ्रिक्शन उसको कह रहा है चल मैं ले चलता हूँ। अब फ्रिक्शन एक लिमिट तक ही चला पाएगा ना उसको, भाई फ्रिक्शन तो लिमिटिंग तक ही चला पाएगा, म्यू इंटू एन, नहीं कितना, म्यू एस इंटू एन लिमिटिंग तक। अब उसके बाद तो ये इसकी तो खत्म हो गया ना मामला फिर, नहीं। अब चूंकि वो ऊपर चढ़ता जा रहा है, तो अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे अपन इसको थीटा मान लें, अगर क्या मान लें इसको, थीटा, तो एम जी कॉस थीटा नीचे आएगा नहीं आएगा, बोलो। तो एम जी कॉस थीटा हमेशा इसको दुखी करेगा, इसको जाने नहीं देगा, नहीं समझ में आया? तो और ये परपेंडिकुलर है ना, ये और ये क्या है, कितने का एंगल है, 90 का। तो इधर कितना कंपोनेंट आएगा, समझ में आ रहा है आपको? तो वो क्या है, फ्रिक्शन उसको सपोर्ट कर रहा था मोशन का उसको जान, लेकिन mg का कंपोनेंट तो कह रहा है नीचे नीचे, फ्रिक्शन कह रहा है भाई मैं लिमिटिंग तक तेरा साथ दे सकता हूँ। कहाँ तक साथ दे सकता हूँ? उसके बाद तू जाने और कहाँ जाने, नीचे जा, गिर, फिसल जा, नहीं। कीड़ा है ऊपर फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है, फ्रिक्शन कब तक सपोर्ट कर सकता है उसको, म्यू एस एन तक। उसके बाद एम जी कॉस थीटा कह रहा है नीचे नीचे नीचे, नहीं समझ में आ रही होगी मेरी बात आपको? तो बस ये सारे फोर्सेज हो गए। अब वो फिसला नहीं है, फिसलने वाला वही पूछा है ना, क्या पूछा है देखो, कितनी ऊंचाई तक चढ़ सकता है, मतलब यहां तक तो गरीब पहुंच गया एच ऊंचाई तक तो, लेकिन अभी फिसलन नहीं है, पहुंचा है। अब अगर ऊपर ज्यादा चढ़ेगा तो फिसल जाएगा। यही बात समझ है? तो इसका मतलब यहाँ पे तो जो भी फोर्सेज इसके ऊपर हैं वो आपस में उन्होंने बैलेंस किया हुआ है, हाँ इक्विलिब्रियम में आपस में उन्होंने बैलेंस किया। इसका मतलब F किसके बराबर हो गया, ये F किसके बराबर हो गया, mg cos थीटा। और F की वैल्यू कैसे निकालोगे, म्यू तो है ही, म्यू इंटू एन, एन बराबर क्या है, mg साइन थीटा बराबर mg cos थीटा। तो mg से mg कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर कितना आ गया, 1/, नहीं समझ में आई बात? लेकिन अपन को तो ये हाइट निकालनी है, क्या निकालनी है, हाइट। अब हाइट कैसे निकालेंगे, देखो अपन ये थीटा है, ये कितना है 90 माइनस थीटा, कितना है ये, यहाँ पे एक अपन परपेंडिकुलर खींच देते हैं। अब ये थीटा है, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है बच्चों, 90, तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर को मान लिया y, बेस को क्या मान लिया x, तो y बाई एक्स इक्वल टू 1/। अपन को निकालना क्या है h, अब ये x कितना हो जाएगा, ये तो r है, क्या है ये r, बाकी आप कैलकुलेशन है। तो आर स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वाई एक्स की जगह कितना लिखोगे, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 1/म्यू, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, म्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर कॉमन ले लो इधर ला के, तो 1 प्लस म्यू स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो वाई बराबर कितना आ गया, आर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अब y क्या है, यहाँ से यहाँ तक r, यहाँ से यहाँ तक 1, तो y बराबर कितना है, r माइनस एच। तो
आर माइनस एच कर दो। कैलकुलेशन तकड़ी है इसमें, बस क्वेश्चन तो हो गया था यहीं पे ही। क्या एच निकालना है आपको, आर माइनस आर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर बराबर एच। तो एच बराबर कितना आ गया, आर कॉमन ले लिया अपन ने, 1 माइनस दिस इज द आंसर। इतने हाइट तक ये चढ़ सकते। क्वेश्चन तो यहीं ख़त्म हो गया था एक्चुअली, है ना क्या, लेकिन कैलकुलेशन इसमें ट्रिग्नोमेट्री लग गई है, मतलब ये थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम लगा इस ट्रायंगल में अपन ने। क्या नया समझ भाई, टेन थीटा बराबर 1/μ आया। टेन थीटा कैसे निकालते हो बताओ, थीटा कैसे निकालते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर को हमने y मान लिया, इसको क्या मान लिया x। अब ये तो r है ही, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, आर स्क्वायर एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके h निकाल लो कहीं से। ये पूरी फिजिक्स में कई बार आएगा आपको, जैसे सिंपल पेंडुलम पढ़ोगे ना आप, या कंपाउंड पेंडुलम पढ़ोगे, कितने हाइट तक जाएगा, तो आर माइनस एच अपॉन आर, ये सब कई बार आएगा। इसमें कुछ नहीं है, केवल कैलकुलेशन की वजह से क्वेश्चन टफ हो गया, बाकी कंसेप्ट इजी है। ये देखो बाउल है बच्चा, है ना, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे ये अपन ने मान लो ये आर है ना, तो ये भी आर ही होता है, ये बाउल है वो, है ना, क्या है, पार्ट ऑफ सर्कल, एक तरह से हेमी स्फीयर की तरह है। समझ रहे हो आप बात, एक मिनट पहले बाद में लिख लेना। ये आर है ना, अब कीड़ा जैसे एच हाइट तक आया था ना ये, तो ये एच हाइट यहाँ से यहाँ तक हो गई बच्चों, और ये बची हुई जो है ना वो आर माइनस एच। समझ रहे हो बाउल की। तो ये जो बाउल है इसकी रेडियस कितनी मानी अपन ने, आर, तो ये भी आर ही है यहाँ से यहाँ तक। अब एच हाइट यहाँ तक आ गया मान लो यहाँ से, तो एच बाकी कितना बचा फिर ये आर माइनस एच, जिसको अपन ने आर माइनस एच नहीं लिख करके वाई मान लिया। ठीक है, अब ये कीड़ा यहाँ था, ये एंगल थीटा बन गया था। ठीक है, तो ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, तो ट्रायंगल में इस चीज़ को हमने x मान लिया, ये रेडियस है ही सही, तो अपन ने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ रहे हो क्या लगाई, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई। निकालना अपन को h है, क्या निकालना है, तो पहले y निकाल लेंगे, y को क्या करेंगे हम r माइनस एच लिख देंगे। समझ रहे हो, तो थीटा आप कोई सा भी बन सकता है, जैसे आप मैंने इसको थीटा लिया, आप ये वाला भी थीटा ले सकते हो। ठीक है ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि इसी को थीटा लेना है। थीटा अगर इसको ले लोगे तो इधर एम जी को थीटा, इधर ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये वाला थीटा हो जाएगा फिर, है ना। बात समझ में आ रही थोड़ी बहुत। तो ज्योमेट्री अपन ने लगाई है इसमें ये, तो टेन थीटा अपन को पास कितना आया था, 1/μ। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो y/x, और x की जगह हमने ये लिख दिया। अब इधर उधर करके y की वैल्यू निकाल ली, और y को बाद में क्या लिख दिया, r माइनस एच, h निकालना था। ये क्वेश्चन बैंक निकालो, क्वेश्चन नंबर 117, पेज नंबर 84, पेज नंबर 84 पे क्वेश्चन नंबर 117 मैं पढ़ता हूँ। ए गिवन ऑब्जेक्ट टेक्स n टाइम्स एज मच टाइम टू स्लाइड डाउन a 45 degree rough incline as it takes to slide down a perfectly smooth incline. The coefficient of kinetic friction between the object and incline. Coefficient of kinetic friction निकालना है बच्चों। ठीक है, एक बार क्या है, स्मूथ सरफेस है बच्चों, 45 डिग्री पे है,
एक बार क्या है, रफ सरफेस है, रफ सरफेस मतलब म्यू गिवन है, ये भी 45 डिग्री है। ए गिवन ऑब्जेक्ट टेक्स n टाइम्स as much time to slide rough surface it takes to smooth surface। मतलब एक ऑब्जेक्ट है बच्चों, ये स्मूथ सरफेस है, मतलब म्यू 0 है, इसको नीचे आने में टाइम जो भी लगता है मान लो t1, ठीक है, और एक रफ सरफेस पे नीचे आ रहा है, इसको टाइम लग रहा है t2, ठीक है। तो t2 उसने कहा कि n टाइम्स है इसका, ये उसने दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में, और हमको पूछा है कि कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, इसका मतलब म्यू के निकालना है इसका तो 0 है ही। एक तो स्मूथ, बहुत बढ़िया सवाल है, किसने पूछा? तूने, बढ़िया पूछा होगा। इसमें क्या है, दोनों कॉन्सेप्ट है, एक स्मूथ प्लेन भी है इंक्लाइन प्लेन, और दूसरा रफ इंक्लाइन प्लेन भी है। तो लेकिन इसमें कितना टाइम लग रहा है, n गुना लग रहा है इससे, ठीक है। तो पहले ये समझो कि जैसे कोई भी इंक्लाइन प्लेन है, मान लो ये s डिस्टेंस है बच्चों, है ना, तो s बराबर अपन क्या लिखते हैं, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब जब स्लिप होएगा तो u बराबर कितना रहेगा, 0। तो नीचे पहुंचने में टाइम कितना लगता है, 2s/a, ये 0 हो जाएगा। तो s बराबर, दोबारा समझाता हूँ, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, स्लिप हुआ तो 0 प्लस हाफ at स्क्वायर। ये कंसेप्ट अपन को रोटेशनल डायनेमिक्स में भी काम आएगा। किसमें? मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, रोलिंग मोशन, रोलिंग करें इंक्लाइन प्लेन पे रोलिंग, एक तो रोलिंग पढ़ेंगे अपन हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, एक पढ़ेंगे इंक्लाइन प्लेन पे, वहाँ पे वापस काम आएगा ये, इसलिए अच्छे समझना इस क्वेश्चन को। तो कितना टाइम लगता है, 2s/a, ठीक है। अब इंक्लाइन प्लेन पे मैंने आपको एक्सीलरेशन कितना सिखाया था, g sin थीटा माइनस म्यू के g cos थीटा, ये होता है नहीं होता है। अगर स्मूथ है तो म्यू के कितना हो जाएगा, 0, तो वहाँ पे एक्सीलरेशन कितना होता है, g sin। नहीं, क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ है, t2 इक्वल टू n t1, t1 इसमें समय है और t2 इसमें समय, लिख लिया अपन, है ना। क्वेश्चन ने दिया हुआ है हमको कि खुरदरे तल पर फिसलने में जो टाइम लगता है और चिकने तल पर जो फिसलने में टाइम, चिकने पे खटाखट आ जाएगा, फटाफट आएगा ना यूं, और खुरदरे पे तो स्लिप हो जाता है ना। आप देखो ना एक्सीलरेशन, देखो आप वैसे एनालिसिस करो, देखो एक्सीलरेशन कम है खुरदरे पर, ये माइनस हो गया ना बच्चों, और इसका एक्सीलरेशन ज़्यादा है, तो चिकने पे खटाखट आ जाएगा नीचे, नहीं। तो इसको क्या लिखें हम, T2 को 2s/a, है ना। ये a बड़ा है तो अभी नहीं लिख रहा मैं, लिख देंगे अपन खुरदरे का, यहाँ लिख देता हूँ रफ, ठीक है। और इसको क्या लिखता हूँ, n2s, इसको लिख देते हैं g sin 45, इसको तो लिख देते हैं, छोटा है ना, छोटे को लिख दिया, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर, क्या कर दो, तो 2s/a रफ, अभी मत लिख रहे हैं इसको, लिखेंगे थोड़ा सा इसको, g sin 45। अब इससे ये कट गया, अब g sin 45 इधर आ जाएगा, n स्क्वायर, अब a रफ लिख देते हैं अपन, g sin 45 माइनस म्यू के g cos 45। sin 45 कितना होता है, 1/√2, cos 45 भी, और ये भी 1/√2, तो g/√2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा फिर, 1 माइनस म्यू के g/√2 कट जाएगा, तो 1/n स्क्वायर बराबर 1 माइनस म्यू के, तो म्यू के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस 1/n, दिस इज द आंसर। नहीं आया समझ में, दोबारा समझो, एक स्मूथ सरफेस है, क्या है, स्मूथ सरफेस, और एक है रफ सरफेस, है ना। तो अपन ने ये इंक्लाइन प्लेन में मान लिया एस चलेंगे, दोनों चलते ऐसे ही हैं, लेकिन वो कह रहा है कि रफ में n गुना ज़्यादा टाइम लगता है, किससे,
स्मूथ वाले से, नहीं तो अपन ने T2 बराबर क्या लिख दिया NT, लेकिन अपन ने देखा कि नीचे आने में कितना टाइम लगता है 2s/a। ए दोनों का अलग अलग है। स्मूथ प्लेन का ए g sin थीटा, क्यों? क्योंकि वहाँ म्यू 0 है नहीं, और ये रफ सरफेस का बस, बाकी तो कैलकुलेशन है नहीं, बाकी तो आप स्क्वायर करो इधर उधर करो, तो कैलकुलेशन समझाऊँ हो जाएगा। रस्सी मेज पर इस प्रकार पड़ी है कि इसका एक सिरा मेज के किनारे से नीचे की तरफ लटका हुआ है। लटके हुए की लंबाई 1/3 है, तो रस्सी फिसलने की स्थिति में होती है। एक्चुअली क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 113 निकाल देता हूँ मैं। ये फ्रैक्शन के सारे सवाल कर लेना। ये है क्वेश्चन नंबर है ये 105। A rope lies on a table such that part of it hangs down the table when the length of hanging part is 1/3 of entire length. The rope just begins to slide. The coefficient of friction निकालना है। 105 निकालो 105। ऐसे एक रस्सी है बच्चों, ये है ना, इसका 1/3 पार्ट लटका हुआ है। कितना लटका हुआ है? 1/3। जैसे टोटल L लेंथ है मान लो, तो L/3 लटका हुआ है, 2L/3 इधर है। ठीक है, समझ रहे बात को? अब देखो बच्चों, इसमें करना कुछ नहीं है आपको, कि ये लटक रहा है नीचे, तो इसका वेट नीचे है, इसका वेट रोक कौन रहा है? फ्रिक्शन रोक रहा है, और कौन रोकेगा? कौन रोक रहा है ना? तो अगर ये नीचे नहीं गिरे, यही बोल रहा है ना, नीचे नहीं गिरे, तो इसका वेट किधर है? नीचे। रोक कौन रहा है? फ्रिक्शन। तो F बराबर क्या कर दोगे? mg, खत्म। नहीं, अब ये m लेना है L/3 का, तो अगर मास m है, L लेंथ का मास कितना? m, यूनिट लेंथ का मास कितना? m/L, तो L/3 का कितना हो जाएगा? m/3 डायरेक्ट लिख सकता हूँ नहीं, और फ्रिक्शन किस स्थिति में लग रहा है? 2m/3, जो ये 2m/3 इंटू जी, और ये नॉर्मलाइजेशन नहीं, तो म्यू इंटू नॉर्मलाइजेशन कितनी आएगी? 2/3 mg, और ये हो गया m/3 इंटू जी। m/3 से m/3 कैंसिल, जी से जी, म्यू इक्वल टू कितना आ गया? मैं समझ में भाई, ये जो पार्ट हैंगिंग है उसका वेट नीचे लग रहा है, रोक कौन रहा है? लिमिटिंग तक रोक सकता है। क्या रोक सकता है? लिमिटिंग तक रोक सकता है। F बराबर mg कर दो, नहीं समझ में? वो कितना? 1/3 है, तो m/3 हो जाएगा। x होता तो m/L इंटू x कर देते हैं। उधर कितना रह जाता है? L - x, उसका मास ले लेना, उससे नॉर्मल रिएक्शन नहीं करना। न्यारा समझ में आ गया? अगला सवाल देखो, अगला नंबर निकाल रहा हूँ। अरे ये नहीं आएंगे ना तुम्हारे को, वही बता रहा हूँ। मेरे को शौक थोड़ी है बताने का, जो तेरे से नहीं होगा ना वही बता रहे हैं भाई, जो हो जाएगा वो नहीं बताएंगे। डायग्राम देखते ही डर लगता है ना। चित्र में निकाय संतुलन अवस्था में है, W का अधिकतम मान, मैक्सिमम मान निकालना है इसका W का, कि पिंड पर स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान 450 न्यूटन। स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान को क्या बोलते हैं अपन? लिमिटिंग। ये 450 न्यूटन होना चाहिए, W फाइंड आउट करना है। हाँ सिंपल है, हो गया तो फिर ठीक है। फिर तो
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स 100 kg इज 450 न्यूटन। FL दे रखा है आपको। इसमें T1 T2 T3 ले लो, इसमें T1, इसमें T2, इसमें T3। तो T2 ये भी 45 हो जाएगा, तो ये भी 45 है, तो T2 cos 45 इधर sin 45, एक ही वैल्यू होती है ना, इसमें कोई घबराना मत है ना। cos 45 sin 45 क्या होता है, बराबर। तो T2 ऊपर बराबर नीचे कर दें, इक्विलिब्रियम में तो दे ही रखा है ना, तो T3 बराबर W, तो T2/√2 इक्वल टू W। तो T1 निकाल लो, इसको मैक्सिमम कितना आएगा ये, T1 बराबर, ये लिमिटिंग किसके बराबर आ सकता है, T1 के बराबर। तो T1 कितना आ जाएगा देखो, T1 बराबर T2 cos 45, T2 की जगह कितना लिख दोगे, √2W, ये कितना है 1/√2। तो T1 बराबर कितना आ गया W, वही लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। तो T1 बराबर लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं, और T1 बराबर W, तो W की वैल्यू कितनी आएगी 450। आया है, ढंग से समझाऊँ, आ गया।